एवरी सेक्शंस इन अ क्विक एंड वेरी ब्रीफ रिविजन में, ठीक है। तो ये एक्ट 2015 का है, ये एक्ट नंबर 2 है 2016 का। ये 31 दिसंबर 2015 को जो है एनेक्ट किया गया था और इन्फोर्समेंट इसका जो है 15 जनवरी 2016 का है, ठीक है। ये एक्ट क्यों बनाया गया था? ये एक्ट इसीलिए बनाया गया है ताकि जो भी बच्चे कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ है, यानी कि कोई ऑफेंस किया उन्होंने, कोई अपराधी है, तो उनको जो है वापस से सही किया जाए, उनको पनिशमेंट भी दी जाए और उनको सही राह दिखाई जाए, स्पेशल एज वेल एज अगर विक्टिम भी है या ऑफेंसर भी जो है जिनको नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है तो वो भी इसी के अंदर आएंगे। इसके लिए किया गया था पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्यों की गई थी? क्योंकि जो हमारे जो प्रोविजंस थे, या ये बोल दो जो ऑफेंसेस और जो चीज़ें हो रही थी वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी आर्टिकल 15 क्लॉज ई एफ एंड आर्टिकल 39 एंड आर्टिकल 45 और 47 को। तो इन प्रोविजंस, इन आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए जो ये एक्ट बनाया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज ई एंड क्लॉज एफ और आर्टिकल 39 एंड आर्टिकल 45 एंड 47 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनको ध्यान में रखते हुए जो है इस एक्ट को बनाया गया है। आर्टिकल 15 एक पावर देता है जिसके अंदर स्पेशल एक्ट्स जो है वुमेन के लिए और चाइल्ड्स के लिए लाए जा सकते हैं। दैट्स व्हाट इसका प्रीएम्बल से। इस प्रीएम्बल क्या होता है? जब भी हम प्रीएम्बल का मतलब होता है कि एक शॉर्ट ऑफ डेफिनेशन या फिर एक ब्रीफ कि क्यों एक्ट क्यों बनाया गया था। प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एक्ट एक्चुअली, बट वो एक बेसिस बताता है कि किसी एक्ट के बनने का कारण क्या है, राइट। मूविंग ऑन फर्दर, और इसके साथ साथ जो है ये 11 दिसंबर 1992 को एक कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड स्टेट के तहत एक कन्वेंशन होता है राइट्स ऑफ चाइल्ड के तहत, वो अडॉप्ट कर लिया गया था 11 दिसंबर 1992 को बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड के तहत। यहाँ पे जो भी काम होता है वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड के लिए होता है। ये 66 ईयर ऑफ रिपब्लिक के अंदर ये लॉन्च हो गया था ये एक्ट, विच इज़ ऑन 2015 में एक्ट हुआ, 2016 में लॉन्च हुआ। प्लीज़ डू रिमेंबर द डेट्स एंड और एक्ट नंबर 2 है ये 2016 का, राइट। और सबसे बड़ा इसका जो अमेंडमेंट है वो 2021 में हुआ है, उसके हिसाब से इसका एक्ट नंबर 23 भी आता है। उस अमेंडमेंट की अगर आप अपडेटेड कॉपी देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा एक्ट नंबर 23, और वो अमेंडमेंट का किस डेट का है? 9 अगस्त 2021 का है, जबकि उसकी एनफोर्समेंट डेट है 2 दिसंबर 2022। इट टुक मोर देन 1 ईयर, ठीक है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो आता है वो आता है प्रिलिमिनरी का, विच टेल्स अबाउट द शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन, राइट। तो ये होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है। इसको जे एक्ट कहते हैं, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड एक्ट 2015 कहते हैं। ये जो है पूरे भारतवर्ष में लागू होता है और ये 15 जनवरी 2016 को एप्लीकेबल हुआ है, एनफोर्स हुआ है बाकी सब जगह पे। ये क्यों हुआ है? ताकि जो बच्चे ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ है और कंसर्न विद नीड इन केयर में है, प्रोटेक्शन इन चाइल्ड में ज़रूरत है, उनके लिए है। और इसी सेक्शन के अंदर क्लॉज सब सेक्शन 4 के अंदर ही बता रखा है कि वो कौन सी चीज़ बच्चों को इंक्लूड करता है। उन बच्चों को ये इसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड है? एक तो वो बच्चे इंक्लूड है जो अपेरेंशन में है, टर्म में है, डिटेंशन में है, प्रोसिक्यूशन में, पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट, रिहेबिलिटेशन, सोशल इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरत है जिन बच्चों को, वो सारे बच्चे कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, ये सारे बच्चे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और इसके साथ साथ उसको रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर्स इस्तेमाल किए जाएंगे वो सब सेक्शन नंबर 1 में दे रखा है। फिर आता है सेक्शन नंबर 2, जिसके अंदर कुछ डेफिनेशंस दे रखी है अराउंड टोटल डेफिनेशंस जो हैं इसके अंदर आप देखोगे तो बहुत सारी डेफिनेशंस है, अराउंड 60 डेफिनेशंस है इसके अंदर, या 61 डेफिनेशंस है, सारी हम नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन है अबेंडन चाइल्ड। अबेंडन चाइल्ड का मतलब होता है वो बच्चा जिसको उसके बायोलॉजिकल या अडॉप्टिव पेरेंट्स ने छोड़ दिया है और कमिटी आफ्टर ड्यू इंक्वायरी के बाद उसको अबेंडन डिक्लेयर कर देती है, और जैसे ही वो अबेंडन डिक्लेयर करती है फिर उसके बाद वो अडॉप्शन के लिए कमिटी जो है वो डिक्लेयर करती है अडॉप्शन के लिए अवेलेबल। ठीक उसी तरीके से अडॉप्शन जो है क्लॉज 2 में है, जिसका मतलब होता है कि ऐसा अडॉप्टेड चाइल्ड जिसके परमानेंटली जिसको बायोलॉजिकल पेरेंट्स से और उनके राइट्स और लायबिलिटीज से सेपरेट कर दिया जाता है, और अब वो सारी प्रिविलेज, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसके पास चली जाती है? अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास चली जाती है। फिर आता है क्लॉज 3 अडॉप्टिव रेगुलेशंस। अडॉप्टिव रेगुलेशंस का मतलब है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है जिसको हम कारा कहते हैं, उसने बनाई होती है अडॉप्शन फॉर रेगुलेशंस, वो सारी इंक्लूड होती है इसमें। फिर सब सेक्शन 4 जो है वो ओमिट कर दिया गया है 2021 के अमेंडमेंट में, क्लॉज जो है वो ओमिट कर दिया गया है। फिर क्लॉज 5 आता है आफ्टर केयर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर केयर का मतलब होता है कि वो बच्चे जो अब बड़े हो चुके हैं,
राइट। वो बच्चे जो अब बड़े हो चुके हैं, अब उनको पहुंचना है नॉर्मल। आफ्टर केयर का मतलब होता है वो बच्चे जो 18 साल से उम्र के हैं और अब उन्होंने एज कंप्लीट कर दी है, पर वो 21 साल के नहीं हुए। तो 18 से 21 साल के बीच के बच्चे जो होते हैं, जिनको अब अपनी मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर जाना होता है इंस्टीट्यूशनल केयर के लिए, तो उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है वो आफ्टर केयर के थ्रू मिलता है। ठीक है। फिर आता है सेक्शन 6 जो कि है ऑथोराइज फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी, जो है कारा, जैसे सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो होती है, ऑथोराइज होती है। तो एनआरआई वालों के लिए जो अडॉप्शंस होते हैं, जहाँ इंडियन बच्चे को जो बाहर अडॉप्ट किया जाता है, उसको रिलेटेड जो ऑथोराइज फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी होती है। सेक्शन सब क्लॉज 7 अथॉरिटी है। क्लॉज 8 जो है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ बैगिंग। बैगिंग का मतलब होता है कि किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर बैक करना, ऑब्वियसली बात है, भीख मांगना, और एग्जिबिट करते हुए, एक्सपोज करते हुए अपनी बेचारी को, डिफॉर्मिटी, इंजरी, वाउंड, सोर को, और कैसे भी तरीके से मांगना जो भी है वो बैगिंग में आता है। पहले तो पब्लिक प्लेस पे या प्राइवेट प्लेस पे अलार्म्स मांगना, रिसीव अलार्म्स, एंड सेकेंडली एक्सपोज करना अपने आप को इस तरीके से, अपनी लाचारी को, एग्जॉटिंग अलार्म्स को। ठीक है। फिर आता है सेक्शन नंबर 9 विच इज़ वेरी क्लॉज नंबर 9 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी डिसीजन इस रिगार्ड में लिया जाता है बच्चे को लेके, तो वो उसकी पर अमाउंट इंटरेस्ट के लिए होगा, उसके सबसे ज़्यादा हित में रखा जाना चाहिए कोई भी तरह का काम। ठीक है, डिसीजन। फिर बोर्ड है, फिर सेंट्रल अथॉरिटी है, वी ऑल नो। सेक्शन क्लॉज 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैक अगेन, विच इज़ चाइल्ड। चाइल्ड की डेफिनेशन बताता है क्लॉज 12 में, वह बच्चा जिसने 18 साल की उम्र पूरी नहीं की हो तो वो बच्चा होता है। फिर क्लॉज 13 विच इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। ऐसा इंसान जिसने ऑफेंस कमिट किया है, जिसने अपनी एज 18 कंप्लीट नहीं की, ऑब्वियसली बात है चाइल्ड कैटेगरी में आ रहा है, और उसने ऑफेंस कमिट किया है, या ये बोल दीजिए कोई ऐसी हरकत की है जो कानूनी अपराध है, कानूनी तरीके से गलत है। फिर आता है सेक्शन क्लॉज 14, चाइल्ड इन नीड ऑफ द केयर एंड प्रोटेक्शन, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास जो काम कर रहा है, यानी कि लेबर लॉज के तहत वो काम कर रहा है, विच इज़ अगेंस्ट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लेबर लॉ है, या जो उस इंसान के साथ रहता है जो उसको इंजर कर चुका है, एक्सप्लॉइट, अब्यूज और नेगलेक्ट कर चुका है, या वो धमकी देता है उसको इंजर, एक्सप्लॉइट, अब्यूज़ करने की, या ऑलरेडी वो कर चुका है पहले भी किसी के साथ और अब किसी के साथ कर सकता है, ऐसे इंसान के साथ रहता है, तो वो भी चाइल्ड इन नीड केयर ऑफ प्रोटेक्शन है। या फिर वो मेंटली इल है, फिजिकली चैलेंज्ड है, टर्मिनली इनक्योरेबल डिजीज से सफ़र कर रहा है, जिसके पेरेंट और गार्जियन जो है वो अनफिट है, इनकेपेटिवेटेड है रखने के लिए, या 6 जो इसके पेरेंट्स जो हैं वो रखना नहीं चाहते हैं, प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, जिन्होंने अबेंडन कर लिया, सरेंडर कर लिया किसी न किसी वजह से, अदरवाइज तो गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करती है इसे इन जनरल। तो फिर क्लॉज 7, या फिर मिसिंग या रन अवे चाइल्ड है, और बाय आफ्टर ड्यू इंक्वायरी हमें पता नहीं चल रहा है कि पेरेंट्स कहाँ हैं या क्या है, तो या फिर सेक्सुअली अब्यूज्ड है, या इलीगल एक्ट्स में जो है पाया गया है, तो उसको वहाँ से एक्सप्लॉइटेड है ऑलरेडी, तो उसको भी नीड एंड केयर चाहिए। फिर चाहे उसके पास फैमिली होती है तो भी रिहाब सेंटर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन इज समथिंग जो बहुत धीमे धीमे निकलता है। ठीक है, इनटू ड्रग अब्यूज़ और ट्रैफिकिंग में फंसा हुआ बच्चा होता है, अनकॉन्शनेबल गेंस के अंदर अब्यूज़ किया जाता है उसको, तो वो होता है कि जहाँ उसको नहीं पता है उसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। राइट। आपके पास अगर बैर एक्ट हो तो प्लीज़ डू ओपन दैट एंड रीड अकॉर्डिंगली। राइट, तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। सिविल अनरेस्ट और नेचुरल कैलामिटी का कोई पीड़ित बच्चा होता है, सिविल अनरेस्ट का मतलब हो गया दंगे फसाद या फिर बाढ़ आंधी तूफान में से जो बच्चे मिलते हैं उनकी बात करते हैं। उसके बाद अगर वो ऐसी मैरिज से आता है या फिर उसने शादी करवा दी जाती है, उसकी मैरिज अटेंड करने से एज अटेंड करने से पहले उसकी शादी करवा दी जाती है गार्जियन के द्वारा, और वो उस शादी को नहीं मानता है, या इस रिस्क पे होता है कि उसकी शादी करवा दी जाएगी, बाल विवाह हो जाएगा, तो वो बच्चा भी जो है कस्टडी में आ जाता है, तो वो चाइल्ड इन नीड केयर एंड सपोर्ट होता है। फिर सेक्शन नंबर क्लॉज 15 जो है वो है चाइल्ड फ्रेंडली। चाइल्ड फ्रेंडली हम बहुत सी जगह पढ़ेंगे कि चाइल्ड फ्रेंडली का मतलब होता है कि जो ऐसा इन्वायरमेंट जो बच्चे के लिए सही हो, जो इनह्यूमन कंसिडर किया जाए, कि बच्चे को भयानक न लगे, ऐसा इन्वायरमेंट, फिर चाहे वो किसी भी तरह की प्रोसीडिंग्स के अंदर हो, घर के अंदर हो, तो चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट जहाँ पे बच्चे को जो है सुख महसूस हो, दुख महसूस या भय महसूस ना हो। फिर आता है क्लॉज नंबर 16, चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन, ये डिक्लेयर किया जाता है कमेटी के द्वारा, सेक्शन 38 में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है,
फिर आता है चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, जिसको भी बनाएगी कमेटी का, जो कमेटी फॉर कैरिंग आउट द डायरेक्शंस गिवन बाय द कमेटी। कमेटी जो बोलेगी वो काम करने के लिए जो ऑफिसर होगा वो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर कहलाता है। फिर आती है चाइल्ड वेलफेयर पुलिस, तो ऑब्वियसली बात है एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर की पोस्ट है सेक्शन 107 सब सेक्शन 1 के तहत, तो वहाँ पे हम ये पढ़ेंगे। फिर चिल्ड्रन होम क्या होते हैं, और चिल्ड्रन होम वो होते हैं जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हो रखी है, बच्चे जो रोड पे स्ट्रीट्स पे घूमते हैं, तो उनको बचाने के लिए सेक्शन 50 में भी हम पढ़ेंगे, उनके लिए ये होता है घर, ठीक है। फिर चिल्ड्रंस कोर्ट है, ओके। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे किए जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऑफेंस करने के बाद भी कोई गिल्ट महसूस नहीं होता, या ये बोलो कि उनको कोई पछतावा रिग्रेट नहीं होता, तो उस केस में उनको अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। एंड दैट फॉर दैट रीज़न ये चिल्ड्रंस कोर्ट बनाई जाती है, जो कोर्ट ऑफ सेशन की सारे जुरिस्डिक्शन सारे अधिकार उसके पास होते हैं, जहाँ पे चिल्ड्रन कोर्ट जो है अगर स्पेशली नहीं बनाई गई है तो पॉस्को एक्ट के तहत है, जो भी है उसके तहत भी है तो वो चिल्ड्रन कोर्ट होती है। अदरवाइज सेशन कोर्ट को या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को बोल दीजिए, किसी भी एक को उसी को चिल्ड्रन कोर्ट समझ के वहाँ पे जो है प्रोसीडिंग्स की जा सकती है, केसेस लिए जा सकता है। फिर आता है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस कमिटी, कोर्ट मीन्स एनी सिविल कोर्ट एंड सेक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज नंबर 24 विच टेल्स अबाउट कॉर्पोरल पनिशमेंट्स। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, फिजिकल पनिशमेंट, यानी कि हम बच्चे को जो है फिजिकल पनिशमेंट जो है नहीं दी जा सकती है, पर कॉर्पोरल पनिशमेंट को एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है कि बच्चे को ऐसी पनिशमेंट देनी जिससे उसको पेन फील होता है, फिर चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए हो, इंक्लूडिंग डिसिप्लिन पर्पज़ के लिए हो, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ओके। फिर आता है क्लॉज नंबर 25 चाइल्ड लाइन सर्विसेज। ये 24 आवर्स इमरजेंसी आउटरीच होता है, बच्चों की सेवा के लिए अवेलेबल होता है 24 आवर्स, और कोई भी इनसे जो है कनेक्ट कर सकता है बच्चे को लेके, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हम पढ़ेंगे, इसको भी ये हर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं इसके सुपरविजन करते हैं, और ये इस्टेब्लिश ये की जाती है ताकि चाइल्ड प्रोटेक्शन मेजर्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट में किए जाएँ, जो पाए जाएँ उनको यहाँ डाला जाए। फिट फैसिलिटीज़ है, फिट पर्सनस है, फॉस्टर केयर, फॉस्टर फैमिली, गार्जियन, ग्रुप फॉस्टर केयर, हीनियस ऑफेंसेस, ओके दिस इज इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 2 एंड सेक्शन नंबर 33 हीनियस ऑफेंसेस को एक्सप्लेन करता है, जिसके अंदर इम्प्रिजमेंट विच इज़ मोर देन 7 years और मोर, लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ, हैंग टू डेथ, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है, राइट इसके अंदर आती है ये सब चीज़ें, विच इज़ क्लॉज 33 है, ठीक है। फिर आता है क्लॉज 34 दैट इज़ इंटर कंट्री अडॉप्शंस, जो इंडिया से नॉन रेजिडेंट्स और फॉरनर्स लेके जाते हैं वो। क्लॉज नंबर 35 वेरी गुड, जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है कि वो ही इंसान जो 18 ईयर्स से नीचे हो, मतलब जो 18 साल से छोटा होता है ना, उसको जुवेनाइल भी कहते हैं। बेसिकली किशोर अवस्था यानी कि टीन अवस्था को जो है जुवेनाइल कहा जाता है। फिर आता है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये कारा इशू करती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नॉन रेजिडेंट इंडियन, NRI हम सब जानते हैं इंडियंस होते हैं, रहते बाहर हैं तो वो, एंड दे आर होल्डिंग द पासपोर्ट ऑफ इंडिया बट स्टिल रिसाइड समवेयर अब्रॉड मोर देन 1 year, यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है 1 साल से ज़्यादा वो कहीं का वीज़ा लेके रह रहे हैं वो। क्लॉज नंबर 39 नोटिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन होम, ओपन शेल्टर। ऑफन का मतलब होता है कि जिसके लीगल गार्जियन जो है या बायोलॉजिकल अडॉप्टिव पेरेंट्स नहीं है, या लीगल गार्जियन जो है वो उसको विलिंग नहीं है टू टेक केयर ऑफ देम एंड कीप देम, ठीक है, तो वो होता है ऑफन। ये रहा क्लॉज 42। फिर आता है क्लॉज 43 ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर क्लॉज 44 पर्सन्स ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडिया। पर्सन्स ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि वो एंसेस्टर्स जिनके लीनियर एंसेस्टर्स यानी कि उनसे पीछे पूर्वज यानी कि परदादा वगैरह जो है वो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत रहे हुए हैं कामकाजी में, तो वो सब आते हैं। नाउ बैक अगेन टू द इम्पॉर्टेंट क्लॉज दैट इज सेक्शन क्लॉज नंबर 45 दैट इज पिटी ऑफेंसेस। पिटी ऑफेंसेस का मतलब ऐसे ऑफेंसेस जिसकी पनिशमेंट अप टू 3 years है। क्या है? अप टू 3 years प्लस फाइन हो सकता है, इसके अंदर एड ऑन होना चाहिए बट यहाँ नहीं है, तो पिटी ऑफेंसेस जो है वो है जिसके अंदर पनिशमेंट अप टू 3 years